नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ फिर से हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर। इससे पहले हमने 2 क्लास पढ़ ली है जो भाषा व व्याकरण के सामान्य परिचय के बारे में थी। उस दोनों क्लास के अंदर हमने गहनता से भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा था कि भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है, भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ, भाषा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण किस तरफ था, भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण कैसा था और भाषा का राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टिकोण किस प्रकार था। व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है जिसे भली भांति जानना, और शाब्दिक विच्छेद होता है वी प्लस आ प्लस करण से मिलकर बनता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति से जानना। और व्याकरण की परिभाषा किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध प्रयोग करना को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध प्रयोग करना ही व्याकरण के अंदर आता है। व्याकरण का अलग अलग क्या नाम दिए थे? व्याकरण एक पुस्तक है, एक कृति है, एक विधा है, एक संस्करण है। इस प्रकार के अलग अलग शब्द दिए थे हमने। अब पढ़ेंगे हम व्याकरण के अंग। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, जिनमें सबसे पहले आज हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा करेंगे। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3। व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। कौन कौन सा है? एक तो वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। एक वर्ण, एक शब्द और एक वाक्य। कितने होते हैं? 3 होते हैं। वाक्य बनता है शब्द से, शब्द बनता है वर्ण से। अब देखो, अब वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से। अब चलो, ध्वनि क्या हो गई? व्याकरण का सबसे छोटा अंग कौन सा? वर्ण है। और वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से। अब ध्वनि की परिभाषा देखो, भाषा की मौखिक इकाई। कैसे? भाषा की मौखिक इकाई। जैसे हम ए बोलते हैं, क बोलते हैं, ग बोलते हैं। जैसे हम इन वर्णों को बोलते हैं, जैसे ए, क, ग, इस प्रकार के जैसे हम बोलते हैं उनको तो कहते हैं ध्वनि। और जैसे इस बोले गए ध्वनि चिन्ह को हम लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। जैसे ये क्या है? आ क्या है? एक ध्वनि चिन्ह है। इसको लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। इस प्रकार से वाक्य बनता है शब्द से, शब्द बनता है वर्ण से और वर्ण बनता है ध्वनि से। अब ध्वनि क्या है कि भाषा की मौखिक इकाई को ही ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण को किसके अंदर पढ़ेंगे हम? वर्ण विचार के अंदर। किसके अंदर पढ़ेंगे? वर्ण विचार के अंदर। और शब्द को किसके अंदर पढ़ेंगे? शब्द विचार के अंदर। और वाक्य को किसके अंदर पढ़ेंगे? वाक्य विचार के अंदर। अब वर्ण विचार क्या है? जैसे व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है। वैसे ही वर्ण क्या है? किसी वर्ण को शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना और शुद्ध प्रयोग करना वर्ण विचार के अंदर पढ़ते हैं। अब वर्ण की परिभाषा, वर्ण विचार की परिभाषा हमने देख ली। जैसे वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। अब जैसे ध्वनि की परिभाषा दी है, इस तरह से हमने 4-5 तथ्य यहाँ पर लिखा है कि 4-5 तथ्य क्या होता है। जैसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। जैसे मौखिक नाम आ जाए तो ध्वनि और लिखित आ जाए तो वर्ण। अगर मौखिक आ जाए तो ध्वनि और लिखित आ जाए तो वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कोई शर्त ना दे, ना तो मौखिक दे ना लिखित दे, तो क्या आएगा? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जैसे मौखिक दिया तो हमने लिख दिया ध्वनि, और जैसे लिखित दिया तो हमने लिख दिया वर्ण। अब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। किसके आधार पर? अर्थ किसका निकलता है? शब्द और वाक्य का। आपको पूछ लिया एग्जाम के अंदर कि अर्थ के आधार पर भाषा की कितनी इकाई है या कितने भाग है। जैसे 2, एक तो शब्द और एक वाक्य। अब एक तथ्य और है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य। भाव या भावार्थ किसका निकलता है? ओनली
वाक्य का, शब्द और वर्ण का नहीं। अब एक तथ्य और लास्ट के अंदर, भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वाक्य। अब ये हो गया, हमने अलग अलग तथ्य देख लिए। और वर्ण विचार के अंदर हम वर्ण को पढ़ते हैं। अब वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा हमने देख ली कि ध्वनि का भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण कितने प्रकार के? वापस प्रश्न आ गया, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण कैसा? स्वर स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? स्वतंत्र। और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता। अब स्वतंत्र कैसे होता है? स्वतंत्र नहीं, किस तरह नहीं होता है? अब देखते हैं। स्वतंत्र यानी कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस टाइम भी स्वर स्वतंत्र हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि वाग् यंत्र से, किस परिभाषा? भाषा विज्ञान के अनुसार है, वाग् यंत्र से निकलते समय प्राणवायु बिना अवरोध के, बिना रुकावट के, बिना बाधा के, बिना किसी हलचल के बाहर आती है तो उसे स्वर कहते हैं। और वाग् यंत्र से निकलते समय प्राणवायु किसी बाधा या संकट या परेशानी का सामना करती है तो उसे व्यंजन बोलते हैं। स्वर के अंदर बाधा नहीं होती, व्यंजन के अंदर बाधा नहीं होती उसकी। अब स्वर व्यंजन की वो परिभाषा जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं कि जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो तो होता है स्वर। और किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, वो होता है व्यंजन। स्वर के अंदर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजन के अंदर किसी अन्य की सहायता ली जाती। अब देखो कैसे, जैसे लिखा अ, ये क्या? ये स्वर है। अब ए को आप कितनी बार बोलो, अ की ध्वनि आई आएगी। जैसे लिखा आ। अब आ को कितनी बार भी बोलो, आ की अलग ध्वनि चेंज नहीं होगी। अब इधर व्यंजन को देखो, अब क को आप लंबा बोलो, क, अ की ध्वनि और आती है ना। जैसे ख बोला, ख के अंदर भी अ की ध्वनि आती है। इस प्रकार से किसी वर्ण, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसके अंदर नहीं ली ना, तो वो होता है स्वर। और वर्ण, जिस वर्ण को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की, ये बोल दिया स्वर की सहायता ले लेना, किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है उसे बोलते हैं व्यंजन। अब स्वर की परिभाषा देख लिया आपने कि स्वर स्वतंत्र होता है, सहायता नहीं ली जाती, यानी कि अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। इनकी संख्या देखो कितनी होती है, इसकी संख्या 11। 11 कौन कौन सी? एक तो अ, एक आ, एक ई, एक बड़ी ई, एक उ, एक बड़ा उ, एक री, एक ए, एक आई, ओ और औ। 11 होती। अब आपने सोचा होगा कि हमने तो छोटी कक्षा के अंदर ये भी पढ़ा था, ये क्या होता है? अंग और अह। ये सवर्णी होती, ये होती है अयोगवाह ध्वनियाँ। क्या होती है? अयोगवाह ध्वनियाँ। अब ये क्या है? अयोगवाह ध्वनियाँ क्या है? अब इन दोनों का अलग अलग नाम है। ये तो होता है अनुस्वार और ये होता है विसर्ग। ये तो होता है विसर्ग और ये होता है अनुस्वार। इसका नाम है अनुस्वार, इसका नाम विसर्ग। स्वर की संख्या ओनली 11 होती है। और आपने कहीं कहीं पर 13 भी पढ़ा होगा। 13 स्वर होते हैं संस्कृत के अंदर, यानी कि मूल भाषा के अंदर। मूल भाषा का नाम लेते ही नाम आता है संस्कृत के अंदर 13 स्वर होते हैं। 13 कौन कौन से? 11 तो सेम हिंदी वाले, 11 तो हिंदी वाले हो गए। एक ये तो है छोटी री। एक होती है दीर्घ री, ये इस तरह से जैसे 2 गुंडे लगाकर लिखी जाती है, इस तरह से होती है, वो होती है दीर्घ री जो संस्कृत के अंदर होती है। और एक होती है लरी, ये होती है लरी। 11 तो ये, और 12 13, ये 13 अच माने जाते हैं संस्कृत के अंदर। जो आप संस्कृत की क्लास लोगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि 13 अच कहाँ पर माने जाते हैं संस्कृत के अंदर। इसके अंदर हमने 11 स्वरों की संख्या कितनी? 11। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये होते 11 होते स्वर। और ये अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब
ए का मतलब नहीं, यो का मतलब जुड़कर, वाह का मतलब वहन। जो व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते, ये किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते? व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन नहीं होते। जो अयोग व ध्वनियाँ हैं वो ओनली स्वर के साथ, किसके साथ जुड़ती हैं? स्वर के साथ ही जुड़ती हैं, व्यंजन के साथ नहीं जुड़ती। अब स्वर के प्रकार देखो, कितने प्रकार के स्वर होते? स्वर के प्रकार, पहला है मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। स्वरों के प्रकार देखते हैं, मात्रा या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर। कितने होते? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, तीसरा है प्लुत। पहला है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। अब देखो इनका नाम अलग है। ह्रस्व को लघु भी बोलते हैं, छोटा भी बोलते हैं, एक मात्रिक भी बोलते हैं। और दीर्घ होता है उसको गुरु भी बोलते हैं, बड़ा भी बोलते हैं, द्विमात्रिक भी बोलते हैं। अब इनका अलग नाम है। ह्रस्व है, इनकी संख्या 4 है, दीर्घ है, उनकी संख्या 7 है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी बोलते हैं। अब इनके अंदर ह्रस्व के अंदर 4 आते हैं, एक तो अ, एक छोटी ई, एक छोटा ऊ और एक री। कितने होते? 4। अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अब दीर्घ के अंदर आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ और औ, ये होते हैं इसके अंदर। इनको क्या बोलते हैं? संधि स्वर भी बोलते हैं, जो दीर्घ होते हैं। इनमें जो अंतिम 4 हैं, ए आई ओ और औ, इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। आपको पूछ ले कि संयुक्त स्वरों की कितनी संख्या है, तो बोलेंगे 4 है। कौन कौन से हैं? ए आई ओ और औ। अब एक यह प्लुत स्वर, इसकी बात हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज का हम क्या क्या पढ़ लिया आपने? व्याकरण के अंग पढ़ लिए। कितने होते हैं? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार की परिभाषा, वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, ये पढ़ लिया। अब हमने 4-5 तथ्य पढ़े थे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। कोई शर्त ना दे तो वर्ण होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। भाव भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। वर्णों के प्रकार पढ़ लिए 2, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वो स्वर, किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है वो व्यंजन। अब यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी? 11 आपने लिख दी। जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए आई और औ, ये हो गया। अब संस्कृत के अंदर स्वर होते हैं 13, जिसे अच माने जाते हैं, और हिंदी के अंदर होते हैं 11। अयोग व ध्वनियाँ, जो अंग है और ए छोटी कक्षा में पढ़ा था, उनको अयोग व ध्वनियाँ कहते हैं। एक तो अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है। स्वरों के प्रकार हमने पहला प्रकार लिया, मात्रा उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर 3 होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और स्वर। इनको कौन कौन से नाम से बोले? जैसे ह्रस्व को बोलते हैं लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल स्वर, ये 4 होते हैं, अ, ई, ओ और री। दीर्घ स्वर इनको गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, संधि, आ, इसके अंदर 7 होते। कौन सा? आ, ई, ऊ, ए आई ओ और औ। अब ये तो है ना कि हमको हर एग्जाम के अंदर 4 और सोच गए पर्यायवाची पूछे, ये भी पूछ सकता है, इसलिए हमने। अब अगर इनमें से कोई आ जाए, विलोम आ जाए, इनमें से कोई विलोम शब्द पूछ लिया आपको, तो लघु का गुरु होता है, छोटा का बड़ा, ए मात्रिक का द्विमात्रिक, इस प्रकार से आपको भी लिख देना है। जैसे ह्रस्व का दीर्घ। प्लुत स्वर की बात हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।